इस लेक्चर में अभी हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन इस टॉपिक के अंदर दूसरे टाइप के प्रॉब्लम या फिर दूसरे कंसेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम करेंगे। यहाँ पे देखो हेडिंग में लिखा हुआ है व्हेन द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज स्फीयर यूज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। हमें x इज इक्वल टू आर साइन थीटा डॉट कॉस फाई ये सब्स्टिट्यूट करना होता है। आगे y इक्वल टू आर साइन थीटा डॉट साइन फाई ये हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा और z इक्वल टू आर कॉस थीटा ये हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, उसके नीचे हमने लिखा हुआ है यहाँ पर डी एक्स डी वाई डी जेड, इसे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आर स्क्वायर डॉट साइन फाई डॉट डी आर डी थीटा डी फाई। जब भी क्वेश्चन के अंदर ट्रिपल इंटीग्रेशन देकर आगे कुछ फंक्शन दिया होगा और उसके अंदर स्फीयर ये वर्ड अगर होगा ना तो उस केस में आपको ये सब्स्टिट्यूशन देने होंगे। एक्स ये पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन आएगा सामने वाला, वाई के आगे ये पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन आएगा, ठीक है, वाई के लिए, और जेड के लिए आर कॉस थीटा ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे और डी एक्स डी वाई डी जेड हमें क्या मानना होगा आर स्क्वायर डॉट साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई ये कंसिडर करना होगा। ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स कब यूज करने होंगे जब दिए हुए ट्रिपल इंटीग्रेशन इस क्वेश्चन के अंदर स्फीयर ये वर्ड आपको दिखाई देगा तब। ठीक है, लेकिन इस कंसेप्ट के अंदर भी आगे 3 केसेस होती है तो उन 3 केस को भी हम लोग लर्न कर लेते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट केस में हमने क्या मेंशन किया हुआ है, इफ़ द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज होल स्फीयर, यानी कि कंप्लीट स्फीयर जब होगा तो वो उसका इक्वेशन ये रहेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि स्फीयर की रेडियस क्या हो जाएगी 0 से लेकर ए हो जाएगी, यानी कि रेडियस रहेगी सिंपली ए और स्फीयर का सेंटर कहाँ पे होगा ओरिजिन पे होगा। ठीक है, देन आगे हमने लिखा हुआ है आर वैरीज फ्रॉम 0 से लेकर ए रहेगा। ठीक है, थीटा वैरीज फ्रॉम 0 से लेकर पाई होगा और फाई फाई ये एंगल है, थीटा ये एंगल है, आर रेडियस है। ठीक है, फाई वैरीज फ्रॉम 0 से लेकर 2 पाई। ठीक है, ये आपको याद रखने होंगे अगर कंप्लीट स्फीयर की बात की जा रही है। इन दैट केस आपको आर क्या वैरी होगा, थीटा क्या वैरी होगा और फाई क्या वैरी होगा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ किसके अंदर था फर्स्ट केस के अंदर था। सेकेंड केस में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अभी, इफ द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज हेमिस्फीयर, यानी कि आधा स्फीयर रहेगा। ठीक है, ऑफ रेडियस ए, तो रेडियस तो नहीं बदलेगी, रेडियस सेम ही रहेगी। आर वैरीज फ्रॉम 0 से लेकर ए, थीटा वैरीज फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 2। ठीक है, ये आधा स्क्वायर किया है तो इसका मतलब ये 0 से लेकर पाई का एंगल क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो क्या लिखा है यहाँ पर 0 से लेकर पाई बाय 2 लिखा है। ठीक है, और फाई वैरीज फ्रॉम 0 से लेकर 2 पाई ही लिखा हुआ है, इतना याद रखना। थर्ड केस में लिखा हुआ है इफ द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज द फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस ए, देन आर इज इक्वल टू, या फिर आर इक्वल टू नहीं, आर वैरीज फ्रॉम 0 से लेकर ए लिखा हुआ है, थीटा वैरीज फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 2 और फाई वैरीज फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 2। यहाँ पर फर्स्ट ऑक्टेंट की जगह पे एग्जाम में पॉजिटिव ऑक्टेंट ऐसा भी वर्ड लिख के आ सकता है। तो उसके बाद इस कंसेप्ट के ऊपर एक प्रॉब्लम कर लेते हैं एग्जाम में आया हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का सी देखो, इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रेशन, ब्रैकेट के अंदर फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर द पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ द स्पीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने जनरलाइज कर इस 4 की जगह पे मैंने ए स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन मैंने देखो पीछे लिया हुआ है, ट्रिपल इंटीग्रेशन सेम फंक्शन था लेकिन मैंने जनरलाइज क्या कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह पे 4 दिया था लेकिन क्वेश्चन में, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा वो उसकी जगह पे 4 की जगह पे ए स्क्वायर लिखा, यानी कि इस 4 की जगह पे अगर 9 होता था 16 होता था तभी भी हम लोग इस क्वेश्चन का जैसे सॉल्यूशन करेंगे उसी तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन करना पड़ता था। लेकिन जस्ट ए की वैल्यू आप लोग क्या लोगे 2 लोगे। यहाँ पर क्या लिखा है ए स्क्वायर 4 दिख रहा है, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, 8 मार्क के लिए पूछा गया था ये सेम क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे चेक कर लेते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन को कर लेता हूँ मैं साइड में। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ट्रिपल इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर द पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ द स्पीयर। देखो स्पीयर ये वर्ड आ गया क्वेश्चन के अंदर, और ये पॉजिटिव ऑक्टेंट यानी कि जो तीसरा केस रहेगा ना, जो हम लोगों ने केसेस पढ़ी थी, तीसरा केस रहेगा ये उस कंडीशन का प्रॉब्लम दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे, और ट्रिपल इंटीग्रेशन का मतलब वॉल्यूम होता है तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट साइड में आई की जगह पे वी भी लिख सकते हैं। आई इंटीग्रेशन के लिए स्टैंड करेगा, लेकिन ट्रिपल इंटीग्रेशन का मतलब वॉल्यूम मिलता है हमें, तो हम लोग आई की जगह पे वी भी लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर आई लिखा करेंगे। तो देखो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं ये वाले एरो से शुरुआत करूँ। यहाँ पर मुझे लेफ्ट साइड में आई लिखना है, आई लिखा मैंने, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन लिख देता हूँ। ठीक है, साइड में फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये दिया हुआ था, और ब्रैकेट के बाहर क्या दिख रहा है हमें डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, वो फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। तीसरे कंडीशन का ये प्रॉब्लम है और पॉजिटिव ऑक्टेंट वाला, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेंट वाला। उस केस में हमें लिमिट्स क्या कंसिडर करने होते हैं वो ऑलरेडी दिया हुआ था, तो वही हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेंगे। पहले यहाँ पर मैं क्वेश्चन का आगे वाला पार्ट भी लिख लेता हूँ, ओवर द पॉजिटिव ऑक्टेंट। ठीक है, ओवर द पॉजिटिव ऑक्टेंट यानी कि फर्स्ट ऑक्टेंट की बात होगी। ठीक है, पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ द स्पीयर। ठीक है, ऑफ द
स्फीयर लिखेंगे। स्फीयर का इक्वेशन क्या दिया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर रेडियस कितनी होगी, ए होगी। ठीक है, तो इसके बाद डायरेक्टली हम लोग अभी स्टार्ट कर देंगे। आई इज इक्वल टू लिख दिया हमने, ये पहला इंटीग्रेशन, ये दूसरा इंटीग्रेशन, ये तीसरा इंटीग्रेशन। देखो तीसरे इंटीग्रेशन भी आपको रेडियस की लिमिट लिखनी होगी। रेडियस क्या होगी, जीरो से लेकर ए होगी। और यहाँ पर दूसरे वाले इंटीग्रेशन को आपको थीटा की लिमिट लिखनी होगी। थीटा की लिमिट क्या रहेंगे, जीरो से लेकर पाई बाय टू हो गए। और पहले वाले इंटीग्रेशन को आपको फाई के लिमिट लिखने होंगे। फाई की लिमिट क्या रहेंगे, जीरो से लेकर पाई बाय टू ही होंगे। ठीक है, जो पेज हम लोगों ने स्टार्टिंग में लर्न किया था उस पेज को मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तीसरा कंडीशन यहाँ पे चेक कर लो, इफ द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज द फर्स्ट ऑक्टेन यानी कि पॉजिटिव ऑक्टेन ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस ए, देन आर वैरीज होता है, देखो जीरो से लेकर ए, थीटा वैरीज होता है जीरो से लेकर पाई बाय टू, और फाई वैरीज होता है जीरो से लेकर पाई बाय टू। तो वो हम लोगों ने यहाँ पर लिमिट चेंज कर दी है। सबसे अंदर वाला इंटीग्रल लिमिट आपको आर के लिए दिखाना है, फिर मिडल वाला इंटीग्रल लिमिट आपको दिखाना है थीटा के लिए, और उसके पहला वाला लिमिट दिखाना है आपको फाई के लिए। ठीक है, तो वो हम लोगों ने अकॉर्डिंगली कर दिया है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वैल्यू उन्होंने ए स्क्वायर दी है, इसका मतलब रेडियस ए है, इसके कारण ऊपर ए लिखा। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्चुअल में क्या मिलेगा आपको, आर स्क्वायर मिलेगा। तो ये आर स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर कैसे आएगी, मैं आपको दूसरे पेज पे बता देता हूँ। आपने वो वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली आर स्क्वायर लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, मेन एग्जाम में भी जस्ट कहीं ना कहीं मेंशन कर दो, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बनता है। ठीक है, या फिर आप लोग उसे कैलकुलेट करके दिखाना चाहते हो कि ये आर स्क्वायर कैसे आया तो भी चलेगा। और देखो यहाँ पर फंक्शन के साइड में क्या लिखा होता है, डी एक्स डी वाई डी जेड, इसे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, डी एक्स डी वाई डी जेड को हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, तो मुझे साइड में यहाँ पे क्या लिखना है, आर स्क्वायर लिखना है। आर स्क्वायर आया, साइन थीटा आएगा, साइन थीटा भी लिखा, आगे आएगा डी आर, उसके बाद होगा डी थीटा, लास्ट में क्या होगा, डी फाई। याद रखो डी फाई हमेशा लास्ट में रहेगा, डी थीटा मिडल में रहेगा, और रेडियस डी आर अंदर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अंदर वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर अंदर वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू आर के साथ, यानी कि आर टू द पावर 4 हो जाएगा, और साइड में क्या लिखूंगा मैं, डी आर। ठीक है, मिडल वाला किसके लिए स्टैंड कर रहा है, डी थीटा के लिए स्टैंड कर रहा है। डी थीटा का एक ही फंक्शन है साइन थीटा, और लास्ट में डी फाई, और यहाँ पे फाई वाला एक भी फंक्शन है नहीं। ठीक है, तो डायरेक्टली आप लोग इसके आगे इंटीग्रेशन कैसे इवेल्यूएट कर सकते हो, देखो आई इक्वल टू पहला वाला इंटीग्रल किसके लिए स्टैंड कर रहा है, फाई के लिए, तो फाई वाला फंक्शन है ही नहीं इसके अंदर, तो हम लोग क्या लिख देंगे, डायरेक्टली जीरो से लेकर पाई बाय टू लिखा, डायरेक्टली इसके साइड में भी डी फाई कर लेता हूँ। ठीक है, ये डॉट लगा दिया, मिडल वाला इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाय टू। ठीक है, थीटा वाला कोई फंक्शन है क्या इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर क्या रहा, इस इंटीग्रेशन के अंदर थीटा वाला कोई फंक्शन है क्या, है ये साइन थीटा है, तो इधर क्या लिखेंगे, साइन थीटा, और उसके साइड में क्या रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, तीसरा इंटीग्रेशन किसके लिए स्टैंड कर रहा था, रेडियस के लिए, तो रेडियस की लिमिट लिखे जीरो से लेकर ए लिखे, आर टू द पावर 4 लिखा हुआ है वो लिखा एज इट इज, और साइड में क्या लिखूंगा मैं, डी आर। अभी इन तीन इंटीग्रेशन को आपको इंडिविजुअली सेपरेटली सॉल्व कर लेना होगा। ठीक है, तो ये पहले आई लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन डी फाई कितना होगा, फाई होगा, तो उसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट क्या आएगा, पाई बाय टू, ये डॉट रखा। मिडल वाला इंटीग्रेशन करेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमें क्या लिखना होगा, माइनस कॉस थीटा लिखना होगा। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन लिखा माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट कितना बनेगा, पाई बाय टू। ठीक है, और ये आर टू द पावर 4 लिखा हुआ है, आर टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन आर टू द पावर 5 अपॉन 5 लिखेंगे, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट या क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट ए रखा। ठीक है, इसके बाद आपको पता है हर एक इंटीग्रेशन जो हमने किया था उसके लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे हम लोग, पाई की जगह सिर्फ ये पाई बाय टू आएगा। ठीक है, उसको एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, डॉट, इधर अपर लिमिट रखेंगे पाई बाय टू, कॉस पाई बाय टू कितना होता है, जीरो होता है, वो नहीं लिखना, उसके बाद माइनस, फिर से माइनस, फिर वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वो डायरेक्टली लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, डॉट, यहाँ पर आर की जगह पे अपर लिमिट का ही वैल्यू रखना होगा, जीरो रखने पर कोई मतलब नहीं बनेगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा ए टू द पावर 5 अपॉन 5। ठीक है, तो फाइनल आंसर देखो इधर से लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू पाई ए टू द पावर 5 अपॉन क्या रहेगा, 10। तो ये हो गया आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में कितने मार्क के लिए पूछा गया था, 8 मार्क के लिए, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। यहाँ से हम लोगों ने एरो से स्टार्ट किया आंसर निकालना, और इधर आ गया 8 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस कंसेप्ट पर। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, भले ये उन्होंने क्वेश्चन के अंदर कुछ भी दिया हो, लेकिन यहाँ से यूज़ करते वक्त हमें वैल्यू आर स्क्वायर लिखनी होगी। ठीक है, तो वो आर स्क्वायर कैसे आती है वो मैं आपको साइड में दूसरे पेज पे बता लेता हूँ। देखो उन्होंने क्या दिया था क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, ये रेडियस हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन वैल्यू रहेगी, कुछ ना कुछ ए स्क्वायर होगी या फिर कुछ नंबर होगी, लेकिन इसकी वैल्यू हमें आगे यूज़ करते वक्त आर स्क्वायर कंसिडर करनी होती, जो कि हमने यहाँ पर लिखी थी। ठीक है, और ये साइड वाले किसके लिए लिखा था, डी एक्स डी वाई डी जेड के लिए लिखा था, तो ये वैल्यू आर स्क्वायर कैसे आती है वो चेक कर लेते हैं। देखो एक्स का वैल्यू हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है, एक्स का वैल्यू आर साइन थीटा डॉट साइन फाई कंसिडर करना होता है, चेक कर लेते हैं।
एक्स का वैल्यू हमें रखना होता है आर साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है। तो आर साइन थीटा कॉस फाई ये रखा मैंने एक्स, लेकिन एक्स का स्क्वायर था तो इधर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस लिखा वाई का वैल्यू क्या होगा, आर साइन थीटा साइन फाई रहेगा। तो आर साइन थीटा साइन फाई ये होगी आर की वैल्यू, लेकिन वाई की वैल्यू सॉरी, वाई का स्क्वायर है तो ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस लिखा आगे जेड स्क्वायर दिख रहा है, जेड स्क्वायर क्या रहेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, ठीक है। पहले दो टर्म में से देखो कॉमन क्या बाहर निकलेगा, जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया वहाँ से कॉमन क्या बाहर निकलेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन बाहर निकलेगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बचेगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या रहेगी, 1 हो जाएगी, तो 1 अलग से लिखने का कोई मतलब है नहीं। फिर देखो लिख लेते चलो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर ये ब्रैकेट के अंदर वाला वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 नहीं लिखा हमने। आगे क्या लिखा फिर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ मैं। यहाँ से कॉमन क्या बाहर निकलेगा, आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर कॉमन बाहर निकलेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसके कारण ये लास्ट में क्या रहेगा आपके पास, आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो वो वाला स्टेप दिखाने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप लोग अज्यूम कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रहेगा, हमेशा आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इसके बाद अभी सेम कंसेप्ट के ऊपर दूसरा प्रॉब्लम कर लेते हैं। अभी आप लोग ये क्वेश्चन नंबर सेकंड ये चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड ए में दिया हुआ है इवैल्यूएट आई इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड अपॉन में दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो देखो ये सेम क्वेश्चन कितने मार्क के लिए पूछा गया था एग्जाम में, 6 मार्क के लिए पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को मैं पहले नीचे दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ। देखो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आगे इसे सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना होगा, दिए हुए क्वेश्चन को एक बार फिर से एज इट इज लिख देना होगा। तो वो वाला स्टेप मैं यहाँ पर कर देता हूँ। इस सेम क्वेश्चन को हम लोगों ने इस एरो के आगे लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा बाय चेंजिंग इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो आगे बाय चेंजिंग इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स ये वाला सेंटेंस लिख दिया है। देखो जब हम लोग चेंजिंग इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स करते हैं तब हमारे पास 3 केसेस अवेलेबल होती है, और उन 3 केसेस के अकॉर्डिंग हमें लिमिट्स क्या यूज़ करने होते हैं ये भी हमें पता है। वो 3 केसेस देखो मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। इफ़ द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज होल स्फीयर, जो कि इस केस में है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइप का अगर स्फीयर दिया होता है, इन दैट केस हमें रेडियस कैसे वेरीज होगी, 0 से लेकर ए वेरी होगी, थीटा कैसे वेरी होगा, 0 से लेकर पाई वेरी होगा, और फाई वेरी होगा 0 से लेकर 2 पाई, ठीक है। इफ़ द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस ए, देन आर तो सेम रहेगा, 0 से लेकर ए वेरी होगा, थीटा भी सेम रहेगा, 0 से लेकर पाई बाई 2 वेरी होगा। थीटा पहले केस में 0 से लेकर पाई था, अभी के केस में वो हो जाएगा 0 से लेकर पाई बाई 2 हो जाएगा, और फाई वैल्यू होगा 0 से लेकर 2 पाई, ठीक है। और थर्ड केस चेक कर लो। थर्ड केस में क्या लिखा था हमने, इफ द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज द फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस ए, देन रेडियस तो सेमी वेरी होगी, दैट इज 0 टू ए, थीटा वैल्यू होगा 0 से लेकर पाई बाई 2, और फाई वैल्यू होगा 0 से लेकर पाई बाई 2। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग ये थर्ड केस ही अप्लाई कर देंगे। इफ़ द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज द फर्स्ट ऑक्टेन, ये वाला लिमिट हम लोग कंसिडर करेंगे। बाद में जो भी आंसर आएगा उसे हम लोग 8 से मल्टीपल कर देंगे। इसका मतलब दिए हुए क्वेश्चन के लिए हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे देखो हमें क्या करना था, बाय चेंजिंग इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कर दिया, लेफ्ट साइड में यहाँ पर आई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, इस इंटीग्रल पे हम लोग फर्स्ट ऑक्टेन के अंदर जो लिमिट्स कंसिडर करने होते हैं वही लिख देंगे, बाद में उसे सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा उसे हम लोग लास्ट में 8 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन पूछा था एक्चुअल में उसका आंसर हमें मिल जाएगा 8 से मल्टीपल करने के बाद ही, ठीक है, अगर हम लोग इनिशियली फर्स्ट ऑक्टेन के लिमिट लेंगे तो। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हो, देखो क्वेश्चन के अंदर आप लोग डायरेक्टली ये जो फर्स्ट केस था ना जिस पर होल स्फीयर ये वाला रीजन कंसिडर किया जाता है इंटीग्रेशन के वक्त, इन दैट केस जो लिमिट्स होते हैं वो भी आप लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑक्टेन के लिमिट्स कंसिडर कर अगर हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन जल्दी हो जाता है। तो इसके कारण हम लोग फर्स्ट ऑक्टेन की लिमिट कंसिडर करेंगे। तो आगे देखो हमें यहाँ पे क्या लिखना था, आई इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रल पे हमें फाई के लिमिट लिखने होंगे, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 0 से लेकर पाई बाई 2 हो जाएगा फर्स्ट ऑक्टेन के अंदर। सेकंड इंटीग्रल पे हमें थीटा के लिमिट लिखने होते हैं, वो भी क्या हो जाएगा, 0 से लेकर पाई बाई 2 हो जाएगा। थर्ड इंटीग्रल पे हमें रेडियस लिखना होता है, वो इस केस में कितना हो जाएगा, 0 से लेकर √2 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर स्फीयर का इक्वेशन क्या दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दिया था। इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है जनरल इक्वेशन। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2, ठीक है। तो इसके कारण हम लोगों ने यहाँ पर अपर लिमिट में कितना लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है।
फंक्शन में देखो क्या दिया हुआ था हमें क्वेश्चन के अंदर, जेड स्क्वायर दिख रहा था इधर देखो जेड, लेकिन जेड की वैल्यू हमें स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंजेस करते हुए क्या रखनी होगी, आर कॉस थीटा रखनी होगी, ठीक है। तो उधर जेड स्क्वायर, तो हमें इधर क्या लिखना होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिखना होगा। तो ये आर स्क्वायर लिखा, साइड में क्या लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। उसके साइड में हमें क्या दिख रहा है, ये डी एक्स डी वाई डी जेड दिख रहा है। डी एक्स डी वाई डी जेड को क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है हमें, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई ये सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो वो भी रख देंगे। इधर क्या लिखना होगा मुझे, आर स्क्वायर लिखना होगा, साइड में मुझे लिखना होगा साइन थीटा, उसके आगे मैं लिखूंगा ये डी आर, उसके आगे लिखूंगा डी थीटा, और लास्ट में मुझे लिखना होगा डी फाई, ठीक है। अपॉन वाला लाइन पुट कर दिया। अपॉन में क्या दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिससे हम लोग आर स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने ये निकाला था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आर स्क्वायर होती है। तो हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, जो ओनली आर स्क्वायर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो पार्ट बच रहा है उसे हम लोग लिख लेंगे। आई इज इक्वल टू, फर्स्ट इंटीग्रल फाई के लिए होगा, 0 से लेकर पाई बाई 2 लिमिट है जिसके। सेकेंड इंटीग्रल थीटा फंक्शन के लिए होगा, जिसके लिमिट कितने हो गए, 0 से लेकर पाई बाई 2 हो गए। थर्ड इंटीग्रल रेडिस के लिए होता है, जिसका लिमिट कितना है, 0 से लेकर √2 है। तो देखो एक आर स्क्वायर कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। साइड में मैं साइन थीटा लिख लेता हूँ, थीटा वाला फंक्शन। साइड में मैं ये आर स्क्वायर लिख लेता हूँ, जो बचेगा आर स्क्वायर लिखने के बाद इधर डी आर लिखा, साइड में डी थीटा लिखा, लास्ट में क्या लिख रहा हूँ मैं, डी फाई लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर देंगे, इंडिविजुअली इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे। इंडिविजुअली मतलब क्या होगा, देखो पहला वाला जो इंटीग्रेशन है किस फंक्शन के लिए स्टैंड करेगा, डी फाई के साथ, तो हम लोग इसके साथ डी फाई लगा देंगे डायरेक्टली, क्योंकि अपने पास फाई वाला फंक्शन है ही नहीं। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 लिखा, इसके साथ डायरेक्टली हमने क्या लिख दिया, डी फाई, ये डॉट दिया, ठीक है। मिडिल वाला इंटीग्रेशन थीटा के लिए था, तो थीटा वाला फंक्शन क्या आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा है, साइड में डॉट देकर हमें क्या लिखना है, साइन थीटा लिखना है। इस साइन थीटा के पावर में कुछ नहीं, मतलब उसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी। इधर क्या लिखूंगा मैं, डी थीटा लिखूंगा, ठीक है। तीसरा इंटीग्रल क्या आपके पास, 0 से लेकर √2, और ये किसके लिए स्टैंड करेगा, रेडियस के लिए। तो इधर क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा, राइट साइड में आएगा डी आर। अभी इन तीन इंटीग्रेशन को हमें इंडिविजुअली सॉल्व कर लेना होगा। तो लेफ्ट साइड में ये आएगा, इंटीग्रेशन डी फाई क्या लिखोगे, फाई लिखोगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट होगा पाई बाई 2, ठीक है। तो मिडल वाली इंटीग्रेशन पे आप लोग रिडक्शन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ये रिडक्शन फॉर्मूले आपको बीटा गामा फंक्शन, ये जो चैप्टर हमने सीखा था उसके अंदर बीटा फंक्शन के जो टाइप 4 रहते हैं ना, उसके साथ मैच करेगा। उसका एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ, उसको हम लोग इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर अपने पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 है, साइड में लिखा हुआ है साइन क्यूब एक्स डॉट कॉस टू द पावर 5x dx। देखो साइन के पावर में 3 लिखा हुआ है जो कि ऑड है, और कॉस के पावर में लिखा हुआ है 5 जो भी ऑड है। तो 3 + 5 कितना होगा, 8 होगा। तो हम लोग डिनोमिनेटर में 8 से शुरुआत करेंगे। देखो 8, दो दो कम करते गए 8 से, फिर 8 6 4 2, ठीक है। इसके आगे हमें निगेटिव या फिर 0 में नहीं जाना होता है। और यहाँ पर 3 और 5 ये दोनों ऑड नंबर होने के कारण यहाँ पर हमें डॉट देकर साइड में 1 लिखना होता है, ठीक है। अभी ऊपर जो नंबर लिखे वो कैसे लिखे, देखो 3 से 1 कम करने पर कितना होगा, 2, तो यहाँ पर 2 लिखा है। फिर उससे हमें 2 कम करना है, लेकिन 0 नहीं जाना है या फिर निगेटिव नहीं जाना है, तो ये 2 ही होगा। 2 से 2 कम करते तो 0 हो जाएगा, इसके कारण 3 से 1 कम करने पर जो बचता वही लिखा। ये 5 से 1 कम करने पर कितना होगा, 4, तो 4 लिखा। उसके आगे हमें 2 2 कम करते जाना है। 4 से 2 कम किया तो 2, 2 से 2 कम करते हो तो 0 होगा, लेकिन 0 या फिर निगेटिव नहीं जाना है, तो ऊपर इतना ही नंबर आएगी, ठीक है। साइड में ये 3 और 5 दोनों ऑड होने के कारण साइड में हम लोगों ने 1 ही लिखा हुआ है। तो ये सेम कंसेप्ट हम लोग इस मिडल वाली इंटीग्रेशन पे अप्लाई करेंगे। कॉस के पावर में 2 है, साइन के पावर में 1 है, तो 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा। तो इधर देखो ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ, अपॉन में क्या लिखा, 3 लिखा। 3 से 2 कम करने पर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 और यहाँ पे 1 दोनों ऑड नंबर होने के कारण इधर हम लोग साइड में 1 लिख देंगे। इधर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट दिया है। न्यूमरेटर में हमें 0 या फिर माइनस में नहीं जाना होता है, तो इस 2 से 1 कम करने पर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यही आंसर हो गया इस मिडल वाली इंटीग्रेशन के लिए डायरेक्ट मेथड से, ठीक है, डायरेक्ट रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने पर, जो कितना होगा फाइनली 1/3 होगा, ठीक है। ये डॉट 1 लिखा हुआ था, डॉट यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल, ठीक है। तीसरा इंटीग्रेशन कैसे होगा, सिंपल है वो। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे हम लोग, r³ लिखेंगे, एक राउंड ब्रैकेट के अंदर। लोअर लिमिट होगा 0, अपर लिमिट होगा √2, ठीक है। तो देखो हमें पहले और आखिरी वाले इंटीग्रेशन भी अपर लिमिट रखने होंगे। मिडल वाला तो इंटीग्रेशन हम लोग कर दिया था बाय रिडक्शन फॉर्मूला। 5 की जगह पर क्या आएगा, अपर लिमिट ही आएगा, 0 रखने पर कोई मतलब नहीं। पाई बाई 2 लिखा, ये वो रहेगा बीच में 1/3। आर की जगह पर √2 रखेंगे हम लोग। आर की जगह पर लोअर लिमिट का वैल्यू 0 रखने पर कोई मतलब नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इस 1/3 को साइड में कर देता हूँ। आर की जगह पे मैं √2 लिख दिया, उसका पावर कितना होगा, 3 होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये पाई बाई 2 लिखा, साइड में ये 1/9 कर देता हूँ। √2 ये क्या रहेगा, 2 के पावर में 3/2 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ होगा, ये आई रहेगा, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू,
ये π/2 लिखा, ये 1/9 किया, 2 के पावर में 3/2 मतलब क्या होगा, 2 के पावर में हाफ होगा, अगेन 2 के पावर में हाफ होगा, अगेन 2 के पावर में हाफ होगा। 2 टू द पावर हाफ मतलब क्या होता है, √2 होता है, और 2 टू द पावर हाफ यानी कि √2 होता है। √2 इंटू √2 कितना होगा, 2 होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या, ऊपर पाई 2 टू द पावर हाफ यानी कि √2 अपॉन में क्या रहेगा 9। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर I = भी लिख लेंगे, ठीक है। एक्चुअली हम लोग इसे फाइनल रिक्वायर्ड आंसर नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि ये हम लोगों ने इंटीग्रेशन जो इवेल्यूट किया है वो फर्स्ट ऑक्टेन के लिए किया था। इसे कंप्लीट स्फीयर होने के लिए हमें क्या करना होगा, इस फाइनल वैल्यू को 8 के साथ मल्टीपल करना होगा। इसके कारण हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, देखो ये देयरफॉर कर दिया, देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटीग्रल लिख देता हूँ मैं, रिक्वायर्ड इंटीग्रल, ठीक है। रिक्वायर्ड इंटीग्रल में क्या लिखेंगे, =8 क्यों मल्टीपल करके समझ में आया होगा। देखो फर्स्ट ऑक्टेन के लिमिट्स कंसिडर करके हम लोगों ने ये इंटीग्रेशन वैल्यू निकाली थी, कंप्लीट स्फीयर पूछा था क्वेश्चन के अंदर, इसके कारण हमें जो फाइनल आंसर मिला था उसको 8 के साथ मल्टीपल करना था। तो ये पाई लिखा, साइड में √2 लिखा, अपॉन का ये 9, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा आपका, 8/9 √2 और साइड में ये पाई रहेगा, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। पहले जो यहाँ पे बोला था वो गलत था, ठीक है। तो अभी आपको ये फाइनल रिक्वायर्ड आंसर मिल चुका है, यहीं पे आपका ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो अभी के लिए इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे, हेल्पफुल लग रहे तो वीडियोस को लाइक कर देना और इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।